दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। कब मैरिज जो है वॉइड होगी और कब वॉइडेबल होगी, नलिटी ऑफ मैरिज क्या है, सेक्शन 11 और 12 हिंदू मैरिज एक्ट जो है क्या बताते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप जो सेक्शन 5 का हमारा वीडियो है पहले आप उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। सेक्शन 5 के ऊपर ही बेस्ड है कि वॉइड मैरिज कब होगी और वॉइडेबल मैरिज कब होगी, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। सेक्शन 11 देखिए वॉइड मैरिजेस के बारे में बताया है, ठीक है। नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, सेक्शन 13 जो है डिवोर्स के ऊपर है, तो इसका जो सेक्शन 11 से ही एक तरह से नाम बन जाता है यहाँ पे इन टॉपिक्स का, इन सेक्शंस का। नलिटी ऑफ मैरिज सेक्शन 11 है वॉइड मैरिज। तो वॉइड मैरिज कब होगी? एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट है, मीन्स पहले जो भी कुछ हुआ उसके बारे में नहीं बात हो रही यहाँ पर। सेक्शन 12 में अगर आप देखेंगे तो बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट है कि पहले हुआ हो या बाद में, बट सेक्शन 11 में सिर्फ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इट दिस एक्ट की बात की गई है। मीन्स वो मैरिजेस जो इस एक्ट के आने के बाद हुई हैं वो जो है नल एंड वॉइड होगी। मीन्स नल एंड वॉइड मीन्स उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, मीन्स उसको किसी भी तरह से मैरिज माना ही नहीं जाएगा। उन शादियों को एक पिटीशन के द्वारा जो है नल एंड वॉइड जो है, डिक्री ऑफ नलिटी हम इसे बोलते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं अगर जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी सबसेक्शन क्लॉज 1 में, I1, I4 और I5 के सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में हमने कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए हिंदू मैरिज होने के लिए। तो I1 उसमें क्लॉज था, अगर आपको याद है, कि किसी भी पर्सन का वहाँ पर जो दो पर्सन होंगे, दो पार्टीज होंगी, मेल एंड फीमेल, किसी का भी कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर है शादी के वक्त, अगर शादी हो जाती है तो वो वॉइड मैरिज होगी, उसका कोई मान्यता नहीं होगी उस मैरिज को। I4 जो था आपको याद होगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात थी। अगर दो लोग जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करते हैं, प्रोहिबिटेड था जिनका रिलेशन, अगर वो होती है मैरिज, वो भी वॉइड होगी, ठीक है। और 5th जो था स्पिंदास के ऊपर था कि अगर दो स्पिंदास हैं, दो लोग जो स्पिंदा रिलेशनशिप से एक तरह से जुड़े हुए हैं, वो अगर शादी कर लेते हैं तो वो भी मैरिज वॉइड होगी। तो 3 ही चीज़ों में वॉइड मैरिज होगी, एक तो स्पाउस लिविंग, एक स्पिंदा रिलेशन और एक प्रोहिबिटेड डिग्री में। अगर इस तरह की मैरिज हो रही है तो वो नल एंड वॉइड है, डिक्री ऑफ नलिटी मिल सकती है आपको, और इसके लिए सेक्शन 11 बताया गया है। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज और वॉइड मैरिज में अगर मैं बताऊं तो वॉइड मैरिज जो है उसका अस्तित्व ही नहीं होता, वो मान्यता होती ही नहीं है। वॉइडेबल वो है कि अगर आप करवाना चाहो उसको वॉइड करवा सकते हो, अगर अदरवाइज नहीं करवाते हो तो वो वैलिड मैरिज बन जाएगी। तो कौन कौन सी ग्राउंड्स है वॉइडेबल मैरिज के लिए, वो सेक्शन 12 में है। सेक्शन 12 के 2 क्लॉजेज हैं, 2 सबसेक्शन है, सॉरी, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 जो बताता है वो ग्राउंड्स बताता है कि कहाँ पर मैरिजों को आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी मैरिजेस वॉइडेबल है और कहाँ पर उनको एक तरह से आप वॉइड या नलिटी जो है उसके लिए डिक्री ऑफ नलिटी आप क्लेम कर सकते हो। सेक्शन जो सबसेक्शन 2 है वो बताता है कि कहाँ पे जो भी हम ग्राउंड्स पढ़ेंगे ना अभी वॉइडेबल के लिए, वो कहाँ पर आप पिटीशन नहीं फाइल कर सकते या किन कंडीशंस में कर सकते हो, वो सबसेक्शन 2 आपको बताएगा। तो सबसेक्शन 1 देखें कि कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं। तो एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी वॉइडेबल एंड मे बी एनल्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स। कि वॉइडेबल होगी मीन्स उसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा, डिक्री ऑफ नलिटी आपको मिल सकती है। कब? that the marriage has not been consummated owing to the importance of the respondent। ठीक है, जो पिटिशनर होगा वो फाइल करेगा कि मेरी मैरिज जो है कंज्यूमेट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि रिस्पोंडेंट जो था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहला इसमें जो सबसेक्शन 1 है उसका एक क्लॉज है, पहली ग्राउंड है। दूसरी ग्राउंड क्या है कि मैरिज जो थी इन कॉन्ट्रावेंशन थी ऑफ द कंडीशन इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। अब क्लॉज 2 आप सोचोगे तो क्लॉज 2 आपको याद होना चाहिए कि हमने डिस्कस किया था सेक्शन 5 में, जहां पर कंसेंट देने के लिए वो इनकेपेबल था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर आपने ध्यान होगा आपको इनसेनिटी के अटैक्स जो रेकरेंट थे, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन या अनफिट फॉर मैरिज। तो अगर ऐसा है क्लॉज I2 ऑफ सेक्शन 5 का कॉन्ट्रावेंशन है तो भी वो वॉइडेबल मैरिज होगी, ठीक है। उसके लिए भी कोर्ट जाना होगा,
कंडीशन शो करनी होगी, डिक्री ऑफ नलिटी मिल सकती है। अगर नहीं जाते हो तो वैलिड मैरिज बन जाएगी अपने आप ही, ठीक है। सबसेक्शन जो इसका क्लॉज सी है सबसेक्शन 1 का, ये क्या बोलता है, अब कंसेंट जो ली गई है पिटिशनर की या जो गार्डियन है पिटिशनर का या जो भी उसमें जिसकी भी शादी हुई है उसका जो गार्डियन था, उसमें हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि कंसेंट देनी ज़रूरी है, बट वो जो कंसेंट थी पिटिशनर की या गार्डियन की वो बाय फोर्स ऑब्टेन की है, दबाव में या फ्रॉड के द्वारा, ठीक है। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है, फोर्स भी आता है यहाँ पे, फ्रॉड भी। फोर्स हो या फ्रॉड हो, अगर कंसेंट उस तरह से ली है, एक नेचुरल कंसेंट नहीं है, ठीक है, अगर वैसे कंसेंट ली है सेक्शन 5 में जो रिक्वायर्ड है, किस चीज़ को लेके, या तो सेरेमनी को लेके या कोई भी मटेरियल फैक्ट सर्कमस्टांसेस जो थे रिस्पोंडेंट को लेके, कोई भी फोर्स हुआ है या फ्रॉड हुआ है, झूठ बोला होता है ना, कई बार हमने सुना होता है केसेस ऐसे कि मुझसे झूठ बोल के शादी की गई, तो वो एक फ्रॉड है, या दबाव में किसी चीज़ का दबाव बनाया गया, धमकाया गया, तो वो भी एक तरह से वॉइडेबल मैरिज है। अगर वो पिटिशनर जो है शो कर सके कि मेरी कंसेंट जो है फोर्स के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा ली गई है, तो भी वो वॉइड हो सकती है। इसमें क्लॉज डी जो है, दैट द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, रिस्पोंडेंट वाइफ होगी कि वाइफ जो थी शादी के वक्त प्रेग्नेंट थी किसी और पर्सन के द्वारा और पिटिशनर का उसमें कोई योगदान नहीं था, तो भी वो एक वॉइडेबल मैरिज होगी। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर वॉइडेबल मैरिज का बताया हुआ है और डिक्री ऑफ नलिटी मिल सकती है। पहली है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट के कारण कंज्यूमेशन नहीं हुई। दूसरा है जो क्लॉज I2 था सेक्शन 5 का, ठीक है, जहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर और इस तरह की बातें की गई थी कि वो कंसेंट इनकेपेबल था देने के लिए, तो वो भी वॉइडेबल है। तीसरा है फोर्स एंड फ्रॉड के द्वारा कंसेंट ली गई, और चौथा है प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो ये चारों आपको ग्राउंड्स बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग जब आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, कि कुछ भी हम सबसेक्शन 1 में जो पढ़ा उसको एक बार भूल जाओ। ये बोलता है नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शेल बी एंटरटेन्ड इफ। कहता है कि जो क्लॉज सी में आपने पढ़ा, यहाँ पर हम ये क्लॉज सी वाली पे जाते हैं कि जो भी क्लॉज सी में जो ग्राउंड थी उसके ऊपर आप मैरिज को एनलमेंट डिक्लेयर करवाने के लिए पिटिशन नहीं फाइल कर सकते जब तक कि, कब तक? अब सेक्शन जो क्लॉज सी है क्या बोलते हैं कि फोर्स से ली कंसेंट या फ्रॉड से ली। कहता है कि जो पिटिशन है वो 1 साल के बाद फाइल की है। मान लो कोई भी दबाव था, अब दबाव ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आप पिटिशन फाइल नहीं कर रहे हो, सोचते जा रहे हो कि करना है नहीं करना है, या आप भूल चुके हो, कुछ भी है, कि अगर वो दबाव ख़त्म हो गया है या जो फ्रॉड था वो भी आपको अब पता लग गया, मान लो फ्रॉड पता लग गया या दबाव ख़त्म हो गया, उसके 1 साल तक का आपको टाइम मिलेगा। उस 1 साल में आपने पिटिशन फाइल कर दी तो ठीक है, नहीं की तो आप उसके बाद उसको नहीं फाइल कर सकते। ये नहीं है कि आप बोलो कि हाँ जी मेरे साथ शादी के वक्त, मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी तब दबाव था, ठीक है, और वो दबाव जो था वो उसके थोड़े दिन बाद ख़त्म हो गया था, तो ये नहीं है कि आपके पास हमेशा वो राइट रहेगा। या फ्रॉड जो था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था शादी के, मुझे 1 महीने बाद ही पता लग गया था कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ और आज 10 साल हो गए, अब मैं उसकी ग्राउंड पे, उस ग्राउंड फ्रॉड की ग्राउंड पे डिवोर्स ले रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल तक या फोर्स ख़त्म हो जाए, जब भी फोर्स ख़त्म हो जाए, वो दबाव ख़त्म हो जाए, उसके 1 साल तक, या जब फ्रॉड डिस्कवर किया आपने उसके 1 साल तक ही मैरिज जो है वो एनलमेंट के लिए आप पिटिशन फाइल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। सेकंड क्या बोलता है ये, द पिटिशनर हैज़ विद हिज और हर फुल कंसेंट, अपनी पूरी कंसेंट के साथ वो दूसरी पार्टी के साथ मैरिज में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। वो फोर्स ऑपरेट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, फोर्स हैज़ सीज टू ऑपरेट, या फिर फ्रॉड जो था डिस्कवर हो गया था, वो अपनी पूरी कंसेंट के साथ, के चलो बोल दिया उसने कि हाँ फ्रॉड मुझे पता लग गया और मैं अपनी अब कंसेंट के साथ आपके साथ रह रहे हैं आपस में, या जो दबाव था वो भी ख़त्म हो गया, अपनी पूरी कंसेंट के साथ वो दूसरी पार्टी के साथ अगर रहे तो भी पिटिशन फाइल नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर अपनी कंसेंट नहीं है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, तो 1 साल तक का टाइम आपको ये I1 जो है क्लॉज देता है, राइट। अब आगे तो 1 साल का टाइम पीरियड याद रखना है कि 1 साल तक, और अगर फुल कंसेंट से साथ रह लिए तो उसके बाद वो नहीं फाइल कर सकते। जो सबसेक्शन 2 का B क्लॉज क्या बोलता है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज D। अब D में क्या है देखिए, यहाँ पर हम इसको मार्क करते हैं, D में है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कि जो वाइफ थी पहले से प्रेग्नेंट थी,
ठीक है, किसी और पर्सन के द्वारा जब उसकी शादी हुई, पिटिशनर को बाद में पता लगा हो मे बी, क्योंकि अगर पहले पता होगा तो वो एक तरह से कंसेंट मानी जाएगी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर क्लॉज डी में आप फाइल कर रहे हो तो जब तक कि कोर्ट को सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि पिटिशनर जो था इग्नोरेंट था, इग्नोरेंट मतलब पिटिशनर को पता ही नहीं था उसकी वाइफ जो थी जिसके साथ वो शादी कर रहा है वो प्रेग्नेंट है किसी और पर्सन के द्वारा, अगर वो इग्नोरेंट है और कोर्ट को लगता है कि हाँ उसको नहीं पता था, तो वो पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, I2 में क्या है, द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट। कि मान लीजिए कोई शादी हुई थी इस एक्ट से पहले, इस एक्ट के आने से पहले हुई थी, और जब वो एक्ट आ गया तो भी वो 1 साल तक, इस एक्ट के आने के बाद 1 साल तक इसमें प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है। या फिर अगर मैरिज हुई है इसके एक्ट के आने के बाद, तो वो 1 साल तक ही, मैरिज के 1 साल तक ही ये केस फाइल कर सकता है। ये नहीं है कि फॉर एवर उसके पास ग्राउंड है, 10 साल बाद कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज प्रेग्नेंट विद सम अदर पर्सन और आज मैं आके यहाँ पर अपने डिक्री ऑफ नलिटी के लिए फाइल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शादी के 1 साल तक ही वो फाइल कर सकता है, ये बता सकता है कि मुझे शादी के वक्त नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो 1 साल का टाइम ही है यहाँ पर। फ्रॉड और फोर्स में भी 1 साल का था और यहाँ पर प्रेगनेंसी वाले केस में भी 1 साल तक, मैरिज के 1 साल तक है। I3 क्या है, दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ पिटिशनर हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी ऑफ द डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस। कि पिटिशनर की कंसेंट से कभी भी मैरिज जो थी वो मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ। ठीक है, जब से उसने ग्राउंड देखी कि हाँ ये प्रेग्नेंट थी, उसको पता लगा, उसके बाद कोई भी उनका मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ पिटिशनर नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर जो है पिटिशन फाइल कर सकता है। अगर मैरिटल इंटरकोर्स हो जाता है तो वो पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। राइट, तो ये हमने ये बात की कि डिक्री ऑफ नलिटी कब कब मिल सकती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस, सिर्फ 3 ही केस हैं, सेक्शन 5 के I1, I4, I5, और सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज ग्राउंड्स हैं सब सेक्शन 1 में, और 4 ग्राउंड्स हैं इम्पोर्टेंसी को लेके। ठीक है, और I2 क्लोज जो था हमारा कि अनफिट है, वो इनकेपेबल है कंसेंट देने में। थर्ड हमने पढ़ा कि जो फोर्स एंड फ्रॉड से कंसेंट ली, और फोर्थ पढ़ा प्रेगनेंसी को। सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि कितनी देर तक, कितने टाइम तक प्रेगनेंसी के या फोर्स एंड फ्रॉड है जो कब तक वो फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा। तो ये सेक्शन 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी फीडबैक है, कोई क्वेरी है तो आप हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू वेरी मच।